हे गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ जावा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप उस लिंक को फॉलो करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि जब जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी ये पहले से मार्केट में थी तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को जो डेवलपर्स थे उनको लाना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उनमें से मैंने कुछ के एग्जांपल्स को यहाँ पे दिया है। जैसे सी थी, पास्कल थी, फोर्ट्रॉन थी और बेसिक, ये सारी जो लैंग्वेज थी ये सब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो मेथड था इनके थ्रू, अगर हम इनका यूज करके किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे तो क्या क्या चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते थे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है, इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच द प्रोग्रामर कंसंट्रेट ऑन ए स्पेसिफिक टास्क एंड राइट अ सेट ऑफ फंक्शन टू अचीव। यानी कि क्या होता था कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उनमें होता क्या था कि जो प्रोग्रामर रहता था उसका कॉन्सेंट्रेट माफ कीजिएगा, जो पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक टास्क को ही कंप्लीट करने में रहता था। और होता क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें जितना ज़्यादा फंक्शन आप बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारी ये चीज़ हो जाए, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये चीज़ें हो जाए, फिर ये हो जाए। तो होता क्या था कि जो प्रोग्रामर रहता था वो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं तो आप उसमें चाहते हैं कि 10 फीचर्स हो। तो जो प्रोग्रामर रहता था उस वो क्या करता था, उन 10 फीचर्स के लिए अलग-अलग फंक्शन को लिखता था। अब उसके बाद होता क्या था कि मान लीजिए कि आपने उससे शुरू में बोला कि ठीक है, मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है और इसमें मुझे ये 10 फीचर्स चाहिए। आफ्टर सम टाइम आप चाहते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ और फीचर्स को ऐड किया जाए। तो आप फिर उस डेवलपर के पास गए और आपने बोला कि मुझे इसमें 5 चीज़ों को और ऐड करना है। तो अब वो बंदा क्या करेगा, जो डेवलपर्स रहता था वो फिर से उन 5 फीचर्स के लिए अब वो फंक्शन लिखेगा। लेकिन होता क्या था कि अब जब वो दोबारा आपके जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर था उसके लिए उस चीज़ में उन नए 5 फीचर्स को ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि यहाँ पे सारी की चीज़ें फंक्शन के फॉर्म में लिखी हुई होती थी। और मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जांपल कि आपको एक मोबाइल बनवाना है, एक मोबाइल आपने बनाया और आप एक मतलब मान लीजिए कि उसमें कुछ फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं। जैसे अब इसका कुछ फीचर्स जैसे जो होते हैं, पहला कि ऑडियो कॉलिंग का फीचर अगर मान लीजिए इसमें आप देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ऑडियो कॉलिंग के लिए होगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि ठीक है, ऑडियो कॉलिंग के साथ साथ इसमें वीडियो कॉलिंग आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक फिर से एक फंक्शन बनाना होगा जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए हो। फिर आप चाहते हैं कि उसमें जो थर्ड फीचर है वो वीडियो प्लेयर का हो, तो उसके लिए फिर से आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि वीडियो प्लेयर के लिए होगा। फिर आप चाहते हैं कि ठीक है, गेमिंग के लिए भी हम उसमें गेमिंग भी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, आपको फिर से एक फंक्शन को बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात। अब प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होना शुरू हो गई। यहाँ तक तो मान लीजिए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो थी वो अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होना शुरू हो गई जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होने लगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मान लीजिए कि आपको एक सैटेलाइट को यहाँ से भेजना है, तो आप सोच सकते हैं कि उस सैटेलाइट के लिए कितनी हजारों लाइन की कोडिंग्स हमें करनी होगी। अब उस जो वो जो सैटेलाइट है उसमें क्या करना होगा कि उस सैटेलाइट के अलग अलग अपने फीचर्स होंगे, अलग अलग फंक्शंस होंगे कि उसे क्या करना है, कहाँ पे, किस टाइम पे, किधर मूव करना है, मतलब ये बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। तो अब सोचिए कि मान के चलिए उसमें 1000 फीचर्स हैं, तो जो डेवलपर्स होगा उसको 1000 फंक्शन क्या करने होंगे, बनाने पड़ेंगे। अलग अलग चीजों के लिए उसे अलग अलग फंक्शंस बनाने होंगे। तो यहाँ पे जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो प्रोग्राम की जो साइज होगी वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल गलती से भी उसमें प्रॉब्लम ये रहती थी कि कहीं पे एरर आ गया तो उसे डिबग कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। तो यहाँ पे जो डेवलपर्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना किसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए जिससे जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड जो टेक्निक्स है इससे वो बेटर काम कर पाए। तो अब हम इसके बारे में कुछ एक एक स्टेप्स पढ़ लेते हैं। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी इसमें केवल और केवल फंक्शन पे फोकस किया जाता था, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और क्या होता था कि
जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 10,000 लाइन का एक प्रोग्राम है, उसमें बीच में कहीं एरर आ गई तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था कि उस एरर को डिबग कर पाना। और इसमें जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप इसमें डिफरेंट टाइम पे अपने एप्लीकेशन को और एडवांस करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि आपको फिर फंक्शन उसमें ऐड क्या होगा फिर करने पड़ेंगे और बहुत सारे फंक्शंस को आपको ऐड करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा जो प्रोग्राम की साइज थी वो बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, इनमें हम अपने पुराने जो हमारा जो पुराना कोड लिखा हुआ होता था उसको हम रीयूज नहीं कर पाते थे, जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उन सब के बारे में कि उसमें क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को हम जो हमारे पुराने कोड हैं उनको हम अपने नए कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी उनको फिर से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी अपने नए सॉफ्टवेयर में कोई नई चीज़ें ऐड करनी है तो हम उस पुराने कोड को अपने इस नए वाले में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी ये टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती थी। अब देखिए इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि हमने 1000 लाइन का एक कोड लिखा और बीच में कहीं 455 या फिर 400 लाइन पे मान लीजिए कुछ एरर आ गई, तो अब होगा क्या, 400 के बाद जितनी भी आपकी लाइंस बची हुई हैं, 600 जो भी आपकी लाइनें बची हुई हैं वो आपकी रन ही नहीं करेंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका वो लाइन जिसमें एरर आ रही है वो तो गया, साथ ही साथ जो आपके बाकी नीचे बचे हुए फंक्शन, जो मान लीजिए कि आपने उस 400 लाइन के बाद आपने 200 फंक्शन या फिर 300 फंक्शंस आपने बनाए हुए हैं, तो वो आपके फंक्शंस काम ही नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई गई वो इसीलिए बनाएगी कि आपका ठीक है अगर बीच में कहीं मान लीजिए 400 लाइन पे कोई एरर आती है तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस लाइन का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी सारा का सारा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसमें जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें किसी भी प्रोग्राम को डिबग कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपके किसी प्रोग्राम के बीच की लाइन में कहीं भी एरर आता है तो आपको उसे सॉल्व कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। और होता क्या था कि जो बाकी के जितने भी जो भी फंक्शन होते थे, जितने भी कोड होते थे, जितनी भी लाइंस होती थी वो आपकी जो होती थी वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, इसमें क्या होता था कि जो डेटा और फंक्शंस होते थे उनको एक सेपरेट मेमोरी में यानी अलग अलग उन्हें रखा जाता था। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी इनमें क्या था कि फंक्शंस को और जो आपके डेटा हैं उन्हें सेम मेमोरी में रखा जाता है। और उसके बाद जो इसकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि हम जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उनके थ्रू हम क्या कर पाते थे कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम रियल वर्ल्ड एंटिटी से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो जब भी मैं मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में बेसिक डिफरेंस को देख लेते हैं कि क्या जो मतलब थी। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, मैं एक लाइन आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम प्रोग्राम को क्रिएट करते थे। और कुछ एग्जांपल्स भी इनके यहाँ पे हैं, जैसे जावा, सी शार्प, पीएचपी, स्मॉल टॉक, ये सारी लैंग्वेज जो है और भी बहुत सारी, मैंने यहाँ पे कुछ का एग्जांपल्स लिया है। तो ये सारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आती हैं। अब हम बेसिक डिफरेंस को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि खैर मैंने ये सारी चीज़ें आपको पीछे बता ही दिया हूँ मैंने। आप फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी ये टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती थी, लेकिन जो आपका ओप्स थी ये बॉटम अप अप्रोच पे ये काम करती थी। इसमें क्या था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेप्ट मतलब सिर्फ पब्लिक को छोड़ के क्या होता था, नहीं यूज होता था, यानी कि सारी की सारी चीज़ें एज अ पब्लिक होती थी। तो उससे क्या होता था, किसी भी चीज़ को एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसी चीज़ को सिक्योर बनाया गया। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज किया गया, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन सारों का यूज करके क्या किया गया कि इसे और सिक्योर बनाया गया। और उसके बाद क्या होता था, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी ये इनका जो साइज होता था बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और एक प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में मतलब कई सारे फंक्शन में डिवाइड किया जाता था। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इनको क्या किया जाता है कि इनके अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनको एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। और अगर हम बात करें जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उसमें हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर पाते थे, लेकिन जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसमें हम ऑपरेटर को
ओवरलोड कर सकते हैं, और जो कि एक मेथड है, जैसा कि अभी हम अपने आने वाली ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, उनमें क्या था कि एक नए टास्क को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक मैं आपको सबसे बड़ा जो आपको इसका ड्रॉबैक बताऊं, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उनका ये था कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, इसमें मान के चलिए कि एक हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो 10,000 लाइन का है। तो अब सोचिए अगर सिंगल बंदा उसे डेवलप करने जाएगा तो उसे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। तो जो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, ये इनमें क्या था कि आप किसी एक टीम के साथ काम नहीं कर सकते, यानी कि ये 10,000 लाइन का कोड है तो उसको सिर्फ एक ही डेवलपर्स जो है वही उन 10,000 लाइन्स को लिखेगा, और मतलब उस पूरे सॉफ्टवेयर को वही डेवलप करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसी चीज़ को कम किया गया, यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को एज ए टीम के साथ आप डेवलप कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मोबाइल के बारे में, तो उस मोबाइल में मुझे वीडियो कॉलिंग चाहिए, तो एक वीडियो कॉलिंग एक हमें क्या किया गया, उस मोबाइल के लिए एक टीम हमने क्या की अलॉट कर दी, और एक बंदा जो है कि वो उसके वीडियो कॉलिंग के फीचर्स पे काम करेगा, दूसरा ऑडियो पे, तीसरा जो है उसके गेमिंग पे, चौथा मतलब इस तरीके से जितने भी उसमें फंक्शंस होंगे उनके अलग अलग, उनके लिए हम अलग अलग क्या किया हम लोगों ने डेवलपर्स को रख दिया। तो जिससे क्या होगा कि टाइम जो है, जो सॉफ्टवेयर 2 महीने में हमारा डेवलप होने वाला है, वो क्या होगा शायद हमारा 2 हफ्ते में या फिर 1 हफ्ते में ही डेवलप हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे समझाया प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जावा के सेटअप को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।